बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। तो नाज़रीन, आज सुबह का आगाज़ आप सबका यकीनन काफ़ी खुशगवार होगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। कल के दिन कुछ वक्फा तो आया, लेकिन बहरहाल आज फिर से प्रेडिक्शन भी थी कि लाहौर में बारिशें होंगी, पंजाब में होंगी, खैबर पख्तूनख्वा में होंगी। अब तो खैर कराची के हवाले से भी बारिशों की प्रेडिक्शन आती है। हालांकि पहले जब भी बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होता था तो कभी कराची के बारे में हम नहीं सुनते थे कि कराची में भी बारिशें होंगी, लेकिन अब तो पूरे मुल्क में इस मरतबा बारिशें हो रही हैं। और जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में हम अपने प्रोग्राम में आपको कुछ दिन पहले भी दिखा रहे थे कि बर्फ़बारी हो रही है, और इतनी बर्फ़बारी हो रही है कि मतलब इस वक्त रिकॉर्ड सयाह जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गए हैं, चाहे वो मरी है, सवात है या बाकी इलाके हैं। तो लोगों का जो स्नो फॉलिंग देखने का एक शौक है ना, वो उनको खींच खांच के वहाँ पे ले गया है माजरत के साथ। अच्छा, तो जनाब लाहौर में अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है और जैसे कि मैं अभी ऑफिस भी आ रही थी तो मैं भी देख रही थी कि सड़कों पे पानी जमा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे देख के तकलीफ़ हो रही थी उन हजरात को जो या तो पैदल जा रहे थे या बाइक पर जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे। यकीनन उनके लिए काफ़ी तकलीफ़देह चीज़ है क्योंकि हम लोग तो चलें इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि बारिश की दुआएं भी मांग रहे थे कि बारिश हो जाए क्योंकि जो बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं, बारिश उनका एक बहुत बड़ा हल भी था। तो बहरहाल अब बारिश के बाद सर्दी की लहर भी बढ़ गई है, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, और ख़ास तौर पर वालिदैन जिनके बच्चों के आज से स्कूल खुल गए थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, मुझे कभी शुरू से चीज़ समझ नहीं आई कि जब छुट्टियाँ होती हैं वो तब शायद प्लान करके नहीं की जाती हैं, और जब सर्दी एकदम से बढ़ जाती है तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। और छुट्टियां ख़त्म भी उस दिन होती हैं जब वीकेंड स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब आपने वीकेंड से एक दिन पहले स्कूल लाजमी आना है। तो जनाब अगर आपने छुट्टियां देनी हैं तो थोड़ा सा एक तो प्लानिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब आगे सर्दी बढ़ेगी, बारिशें आएंगी। महकमा मौसमियात तो काफ़ी अरसे से प्रेडिक्शन भी कर रहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में बारिशें होंगी। तो जब ये प्रेडिक्शन सामने आ रही थी मुझे समझ नहीं आती कि महकमा एजुकेशन इस हवाले से क्यों नहीं देखते कि हम छुट्टियां इस हिसाब से प्लान करें। अब क्योंकि वालिदैन भी डिमांड करें कि भाई अब तो बारिशें शुरू हो गई हैं और सर्दी भी बढ़ गई है तो छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा कर दें। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ की प्लानिंग पर भी गौर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ये चीज़ प्लान नहीं करते हैं हम बच्चों को तब छुट्टियां दे देते हैं जब सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, और जब सर्दी एकदम से बढ़ती है तब स्कूल खुल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो बच्चों को स्कूल भेजना है, पहले ही पढ़ाई का इतना हर्ज हो गया, एग्ज़ाम भी सर पे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि क्योंकि वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी फिर ये हो जाती है कि अब बारिशें हो रही हैं, अब सर्दी बढ़ गई है, अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे कि आज से फिर से स्कूल शुरू हो गए हैं बच्चों के, और फिर उसके बाद 3 दिन छुट्टियां होंगी। तो अगर तो मेरा ख्याल है जो एजुकेशन सिस्टम वाले हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, महकमा तालीम, उनको ये पता था कि आज से बारिशें हो रही हैं, बल्कि पिछले 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, तो मेरा ख्याल है आज भी बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए थी। और इसके बाद मंडे या ट्यूसडे से जैसे भी आपकी प्लानिंग होती है उसके मुताबिक स्कूल शुरू करते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मेरे घर में भी ये मसला पड़ा हुआ था कि अच्छा अब बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, अब बच्चों को आज से स्कूल भेजना है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है जितने भी वालिदैन हैं उनके लिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में ख्याल रखें। अच्छा जनाब, हम बारिश को एंजॉय तो कर रहे हैं, और मैं फिर वही बात कह रही थी कि हम दुआएं भी बहुत मांग रहे थे कि या अल्लाह बारिश हो जाए, अब तो बस हो जाए, बहुत हो गई है, क्योंकि बीमारियाँ, सर्दी और खुश खांसी और इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे। लेकिन अब बारिश के बाद एक और मसला जो शायद हम लोग उस पर हमारी हुकूमत प्लानिंग नहीं करती है, ख़ास तौर पे कराची में। कराची जैसा शहर, मतलब मैं हमेशा कराची और दुबई को आपस में कंपैरिजन करती हूँ क्योंकि उनका सिस्टम एक है, वहाँ पर बीचेस हैं, वहाँ पर समंदर है, तो कराची को भी दुबई से बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि इस मरतबा दुबई में भी क्या हालात हुए कि वहाँ पे भी जब बारिशें हुई तो घुटनों घुटनों तक पानी आ गया। अब कराची में भी गुज़श्ता कुछ दिन से बारिश हो रही हैं तो वहाँ पे भी जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो मसाइल हैं। चलें दुबई तो खैर बहुत एडवांस सिटी है, बहुत अमीर मुल्क है और बहुत उसके ज़्यादा उनके ये मसले नहीं हैं। वहाँ पे अगर पानी जमा होता है तो फ़ौरन जो इंतज़ामिया हरकत में भी आ जाती है और पानी ड्रेन कर देते हैं। लेकिन कराची में ये मसला नहीं है ना। कराची में जब बारिश होती है तो उसके बाद पानी भी खड़ा होता है, सड़कें टूटी हों तो खड्डों में भी भर जाता है, और उसके बाद बिजली के खंबे, तारें, ये सब मसले भी अपनी जगह हैं। कराची की सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करेंगे। आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम, क्या मसले चल रहे हैं अभी कराची में? क्योंकि हम हमेशा ये सुनते थे कि कराची वाले दुआएं मांगते हैं बारिश हो, अब जबकि बारिश वहाँ पे होना शुरू हुई है तो वो एक मसलों की एक लंबी फहरिस्त है जो सामने आना शुरू हो गई है।
अच्छा आयशा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कराची वालों का अजीब मामला है कि कराची वाले अल्लाह ताला से दुआएं भी बड़ी महदूद मांग रहे होते हैं बारिश की, कि उनको पता है कि थोड़ी देर की जो है वो आप कह सकते हैं महावरतन के चांदनी है, और फिर वही अंधेरी रात वाला मामला है कि थोड़ी देर के लिए अंधेरी रात जरूर करते हैं। बिल्कुल, बारिश हम इंजॉय थोड़ी देर के लिए करते हैं, पकोड़े शकोड़े खा लिए सबने, उसके बाद परेशानी ये हो जाती है कि अगर हम दफ्तर में हैं या किसी अजीज और कारिब के घर हैं तो वहां से अगर हमने अपने घर जाना है, मिसाल के तौर पर मैं टावर पे मौजूद हूं और मुझे घर जाना है मलीर, शाह फैसल या गुलशन इकबाल या गुलिस्तान जौहर, तो मैं पूरा जहन बना रहा होता हूं कि किस जगह पे मुझे पानी कम मिलेगा, जहां मेरी बाइक साइलेंसर से नीचे तक डूबेगी या गाड़ी के गेट के अंदर पानी नहीं आएगा, तो मैं वहां से बआसानी निकल सकूंगा। मैं अपनी जो है वो मोटरसाइकिल का सारा हिसाब किताब सेट कर रहा होता हूँ। आपने शुरू में कहा, मैं सुन रहा था कि जी कराची को दुबई से, आप यहाँ पर दुबई को पीछे कर दें कि सिंध हुकूमत जो है वो हमारी बड़ी मोहब्बत रखती है कराची से। बिलावल भुट्टो साहब इसको पेरिस, रूम और इटली बनाने के दावे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हम इसे कराची को भी निचली सतह पर जाता हुआ देख रहे हैं। मैं इस वक्त मतलब अब तक कराची को कराची ही नहीं बना सके। बिल्कुल, कराची को कराची बना दे वो हम कराची वालों के लिए बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं सदर बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मसरूफ तरीन कारोबारी ये मरकज़ है और यहाँ पर आप मेरे वक़्त में देख सकते हैं, फुटेज भी साथ चल रही है। हम तकरीबन को घंटे भर से यहाँ पर खड़े होकर इसकी फुटेजेस बना रहे थे, तो पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ आपको आयशा, कि जो कराची में बारिश है ये वो वाली बारिश नहीं है जो कंटिन्यूअसली हो रही हो कि जी 1.5 घंटे 2 घंटे से, ये 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बारिश होती है, फिर 2-3 घंटे का गैप आ जाता है, फिर 20-25 मिनट बारिश हो जाती है। तो उसमें यह हाल है कराची का। गुज़िश्ता बारिशों में हम देख रहे थे कि जब ये घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर बारिश होती थी, तो इस वक्त जहाँ मैं खुश्क हिस्से में खड़े होकर यहाँ पे आपको पूरी सूरत हाल बता रहा हूँ, ऐसी भी सूरत हाल नहीं होती है। हमें भी जो है वो घुटनों घुटनों और कहीं कहीं जो है वो टखनों पानी में खड़े होना पड़ता है। अच्छा, दिलचस्प अमर यह है कि जो वीडियोस हम चला रहे होते हैं या हमारी नज़र में आ रही होती हैं कि जी पानी निकल गया है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब या वुज़रा दौरे कर रहे हैं और बड़े खुशहाल सूरत हाल है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो तस्वीर का दूसरा रुख है, जो जिसे अच्छा रुख भी आप कह सकते हैं। वो ये है कि जो मरकजी शाराएं हैं वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके ड्रेजिंग नया सिस्टम बनाया गया है, जिसकी वजह से वो पानी निकल जाता है और उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो जो है वो कराची को दिखाकर पेश की जा रही है कि कराची बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कई ऐसी बस्तियां आयशा, कई ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं कि जहां पर हम जाकर मजबूरन भी जाकर जो है वो जगहें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी DSNG या हमारी लाइफ सोर्स उस तरह से नहीं जा सकती है। लेकिन हम जिन मकामात पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी ऐसे मकामात हैं कि वहां पर अच्छा जी बारिश का पानी तो जमा हो जाए, लेकिन कराची वालों की किस्मत में लग रहा पानी लिखा हुआ होता है, पानी सेवरेज का भी होता है। बारिश के साथ सेवरेज का पानी मिल जाए तो वो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि लोग अपने उनके कपड़े नापाक हो रहे होते हैं। मसाजिद के बाहर ये सूरत हाल होती है कि नमाजी हजरात को मुश्किलात का सामना होता है, दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना होता है। खास तौर पर आपने भी जिक्र किया और मैं उसको सेकंड करूंगा, जो बिलखुसूस कराची में मोटरसाइकिल सवारी है। मैं खुद सुबह दफ्तर आ रहा होता हूं तो मैं आज अपने जूतों पर शॉपर चढ़ा के आया हूं और टखनों के ऊपर तक मैं अपनी पैंट पर जो है वो शॉपर मैंने बांधा हुआ था, क्योंकि रोज आना जो है वो बेगम साहिबा ने भी मना कर दिया है कि जी अब मैं ये कपड़े आपके धोने से थक गई हूँ कि रोज बारिश हो रही है, रोज जो है वो इस तरह के कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो अब मैंने मजबूरन उसकी एक जुगाड़ निकाली और वो हर कराची वाला आपको यही करता हुआ नजर आ रहा है कि पानी तो साफ होना नहीं है, बारिश भी रोज हो रही है, बारिश रहमत है, लेकिन जो इंतजामिया है वो उसको जहमत बना रही है। और जहमत में ये है कि जब हम ऑफिस से घर या घर से ऑफिस पहुंच रहे होते हैं तो हमारे कपड़े, हमारे जो है वो मोटरसाइकिल, हमारे जो बैग अगर हम लटकाए हुए होते हैं वो सब कीचड़ में लथपथ हो चुका होता है। और इसी सूरत हाल से हम जो गुजर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी बहुत खुशी होती है कि जब मौसम सुहाना हो जाता है तो पकौड़े खा लेते हैं, कचौरियां खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन ये होती है मतलब कराची वालों की जो बारिश की एंजॉयमेंट है ना वो सिर्फ इस हद तक है कि इधर बारिश हो, समोसे कचौरियां खा ली और उसके बाद बस शुक्र है बारिश अब खत्म हो जाए, फिर तो ये दुआएं मांग रहे होते हैं। तो आसिम, अब जैसे कि आप बता रहे थे कि सीवरेज यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। अब ये हम सबको पता है कि कराची में जो नालों की वजह से या नालों पर तजावुजात भी हैं, ये पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे हादसात भी पेश आए हैं कराची में, ये नालों में गैस भरने की वजह से तजावुजात पे इमारतें खड़ी की गई हैं। तो अब यहाँ पे हम किसको कसूरवार कहें, क्योंकि जो सिंध हुकूमत है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, वो दूसरी पार्टीज पे डालती हैं। दूसरी पार्टीज कहती हैं कि भाई अब तो पीपल्स पार्टी पिछले कोई 12-13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है,
तो फिर ये जिम्मेदार कौन है कराची में इन तमाम मामलात का? अच्छा, जिम्मेदार कौन है? जो सारे जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे से ये पूछ रहे होते हैं कि जी बताएं जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी याददाश्त को मैं थोड़ा सा मजीद जो है वो रिकॉल करूं कि इसी शहर के अंदर विफाक की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त जो हमारे मेयर साहब थे वसीम अख्तर, उन्होंने मिलकर एक नाला सफाई मुहिम चलाई थी जी। करोड़ों रुपए नाला सफाई पे जारी हुए थे और रोज जो है वो रोज हम लोगों को किसी न किसी नाला सफाई के ऊपर तलब किया जाता था। हैवी मशीनरी आई थी और लोगों का उसमें एहतजाज भी चलता था और जी अब साफ हो रहा है, अब दीवार खड़ी हो जाएगी। वो सारी चीजें टोकन थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाले अब भी भरे हुए हैं, नाले में कचरा अब भी गिरता है और वो नाले बरसात के दौरान ओवरफ्लो होकर लोगों की जो है वो घरों में या कराची की रिहायशी आबादियों में, कराची के बाजारों में, कराची की गलियों और मोहल्लों में उसी तरह तबाही फैलाते हैं जिस तरह गुज़िश्ता अदवार में हम देखते हुए आए कि वहाँ पर जो है वो उसी तरह तबाही फैलती है। जो नाला सफाई वाला मामला है, इस पर करोड़ों रुपए कागजों में जारी कर दिए जाते हैं लेकिन सफाई उस तरह से नहीं होती है। गुज्जर नाला सबसे बड़ा नाला है कराची का, उस पे जो है वो विफाक और दीगर इदारे भी कूद गए और उसकी कुछ हिस्से पे जो है वो जरूर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर महमूदाबाद वाला जो हिस्सा है वहां पर कुछ नालों पर, मंजूर कॉलोनी के कुछ नालों पर जो है वो हमने देखा है कि तजावुजात हटाकर वहां पर दीवार तामीर की गई है। लेकिन कराची में कोई तकरीबन 27 छोटे बड़े नाले हैं, इससे ज्यादा ही होंगे लेकिन मैं एक महदूद मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि कराची के जो 27 छोटे बड़े नाले हैं उनमें सूरत हाल यह है कि उनमें साल भर सफाई नहीं होती है। जब मौसम बरसात आता है और जब जो है वो अर्बन फ्लडिंग के जो है वो वार्निंग लेटर जारी किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो नुमाइशी तौर पर जी मशीनरी लाकर एडमिनिस्ट्रेटर है या अगर मेयर है या MNA MPA जाकर सिर्फ फोटोग्राफी और उस सेशन के लिए जाते हैं और वो नाले में से जी वो सिर्फ बरकत के लिए थोड़ा सा कचरा निकाला जाता है और वो उसी नाले के किनारे पे फेंक दिया जाता है। तो आप खुद बताइए कि जब उस नाले का कचरा उसी नाले पे फेंका जाएगा और बरसात हो जाएगी तो वो नाले में खुद बह के चला जाएगा। तो यहाँ पर यह सूरत हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ खबरों, अखबारात, TV चैनल, स्टिकर, मीडिया और इसके हद तक हैं। जो अमली तौर पर जो हकीकी सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर से सफाई कर दी जाती है, उसको प्रॉपर जो है वो उस तरह से नहीं किया जाता है। अच्छा आसिम, अब ये तो बहुत ही मतलब हम कहें कि बदतरीन सूरत हाल है कराची की सफाई के मामले में, तो गलत नहीं है क्योंकि ये हम सब रोज़ाना खबरों में भी पढ़ते हैं कि कराची में इतनी सी बारिश से इतने मसले निकल आए। अब सवाल ये है कि एक तो मुझे ये बताएं, महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन क्या की है कि कराची में अब कितने अरसा तक, कितने दिन तक बारिश होगी, और अगर ये बारिश हो रही है तो क्या महकमा जो वासा के हुकाम जो हैं या जो सीवरेज सिस्टम बेहतर करने वाले, ड्रेनिंग सिस्टम करने वाले हैं कराची के, क्या वो इस हवाले से कुछ एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं या नहीं? देखिए आयशा, महकमा मौसमियात की जहाँ तक के पेशनगोई की बात है तो महकमा मौसमियात ने 4 तारीख से, यानी कि जो तारीख गुजर गई है उससे आज तक यानी कि 7 जनवरी तक ये बारिशों की कराची में पेशगोई की थी और वो किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई है। वक्फे वक्फे से कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। फिलहाल जो है वो चमकीली धूप निकली हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नमाज जुम्मा यानी कि दरमियाना दिन जब हो जाएगा तो उसके बाद एक आखिरी स्पेल का जो है वो इम्कान है कि वो बरसेगा और आज कराची से बारिश रुखसत होने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब आपका सवाल था कि जी अगर बारिश होती है या होती रही है तो जो यहाँ पर इदारे हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यहाँ पर जिम्मेदार इदारा है कि जिसको पहले ही महकमा मौसमियात शायद हम तक और आप तक वो पेशन गोई पहुँचाने से पहले वो उनको भी ये कहते हैं कि आप भी अपने इंतजामात पूरे रख लें। लेकिन वही बात है, मैं दोबारा यहाँ कहूँगा कि नुमाइशी इक़दामात होते हैं। शाहरा फैसल पे कुछ हमें वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की सकिंग पंप नजर आ रहे होते हैं, मतलब सिर्फ जो मेन शाहराहें हैं उनको साफ सुथरा दिखा के तो लोगों को मामू बना दिया जाता है कि अच्छा सिर्फ हमने कराची को साफ कर दिया, लेकिन असल में जो असल इलाके हैं, जो गढ़ हैं कराची के, उनमें कोई सफाई का इंतजाम नहीं। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका, और हम ये दुआ भी करते हैं कि जैसे मैं शुरू में बात करी थी कि कराची से दुबई वाली एक फील आती है, तो अल्लाह करे कराची के हालात इतने अच्छे हों, मामलात इतने अच्छे हों कि हमारा कराची दुबई से भी अच्छा बन जाए। एक छोटी सी ब्रेक से हम अभी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और नौजवानों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि जो सूबे के नौजवान हैं जो PMS इम्तहान में हिस्सा लेना चाहते हैं
उनके लिए ये अच्छी खबर ये है कि जो उम्र की एक हद थी जो कि मुकर्रर की गई थी कि सिर्फ इस एज तक आप पीएमएस का जो एग्ज़ाम है वो पास कर सकते हैं, उसमें अब इजाफा कर दिया गया है। कुछ गालिबन 2 साल का जो है वो इजाफा किया गया है अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो भी, और जो ऐलान करदा मुलाजमतें हैं जिनके लिए भर्ती किया जाएगा उसकी भी जो वो हद है उसमें भी 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। यकीनन जो लोग पीएमएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इससे खुश हो गए होंगे कि अगर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो वो वापस इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, तो जनाब ये अब इससे फ़ायदा क्या होगा उम्र की रियायत से, इस हवाले से हम बात करेंगे। अलमास सबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएस ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा अलमास साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी जो पीएमएस की पहले जो उम्र की हद थी वो क्या थी, और जो अब मुकर्रर की गई है, मतलब ये जो 2 साल का वो एक दिया गया है, रियायत दी गई है, तो वो उसके बाद क्या हो जाएगी? बेसिकली पहले जो उम्र की हद थी पीएमएस की हद तक, वो थी 30 इयर्स तक। अच्छा। यानी आप पीएमएस पे एग्जाम दे सकते थे अगर आप 30 साल तक हैं। वो कट ऑफ डेट एक होती है जनवरी तक। अगर आप जनवरी तक 30 इयर्स के हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पीएमएस नहीं दे सकते। अगर आप 30 इयर्स के नहीं हुए तो इसका मतलब आप दे सकते हैं। अब उसमें 2 साल की मजीद रिलैक्सेशन दे दी गई। इससे पहले सीएसएस में भी यही हुआ था कि सीएसएस में 2016 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी कि जो एज थी पहले उसमें भी 30 साल थी, उसके अंदर भी 32 इयर्स का कर दिया गया था। उसके अंदर रिलैक्सेशन गैप, यानी कि आप 32 इयर्स तक उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब सिमिलरली उन्होंने पीएमएस के अंदर भी यही चीज कर दी, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग बेसिकली। अच्छा, वैसे लोगों को कितना इंटरेस्ट होता है, मतलब हमारी यंग जनरेशन का अगर कहें पीएमएस का एग्जाम देने के सिलसिले में, और आपको लगता है इससे फायदा होगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इससे फायदा होगा क्योंकि बहुत से लोग जो कि अपनी पहली अटेम्प्ट या दूसरी अटेम्प्ट सिर्फ दे पाए थे, क्योंकि इसमें ये भी याद रखिएगा कि 3 दफा आप ये एग्जाम दे सकते हैं, 3 से ज्यादा दफा आप इसमें अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अच्छा। जिस तरह सीएसएस में आप 3 दफा से ज्यादा नहीं ले सकते। अब उसमें होता ही है कि बहुत से लोग जिनकी एज जो है वो उसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो गए थे कि वो अपनी मजीद अटेम्प्ट नहीं ले सकते, इवन इफ उनके पास कोई अटेम्प्ट पड़ी भी थी, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं जिनका यही इशू हुआ था कि पिछली दफा उनके रिटर्न थे, लेकिन उनका इंटरव्यू में रहने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो अभी 1 या 2 अटेम्प्ट मजीद दे सकते थे, लेकिन एज की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। सही। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट कितना है। देखिए, बात यह है कि सीएसएस एक अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है पाकिस्तान के अंदर, और पीएमएस जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और अब चूंकि इसके तहत आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं डायरेक्टली, और फिर ये कि आप 21st ग्रेड तक जाते हैं और यहाँ पे सेक्रेटरी, डीसी, कमिश्नर, ये सब कुछ लगते हैं। उसकी वजह से जो पंजाब के अंदर जितनी भी यूथ है जो कि ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करती है और कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहती है, वो ऑब्वियसली पीएमएस के अंदर इक्वली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये जो न्यूज है ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अच्छा अच्छा, वैसे सालाना कितने लोग पीएमएस ऑफिसर लगते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे रेशियो कितना है? असल में ये वेरी करता है हर साल, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल सीट्स कितनी हैं। फिर हमारा पंजाब के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो कि एचआर हम उसको कह सकते हैं कि पंजाब का एचआर डिपार्टमेंट, जो कि हम सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हम उसे कहते हैं, SNGAD। वो हर साल एक लिस्ट तैयार करता है कि हमारे पास अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो हर साल पीएमएस की सीट्स अनाउंस होती हैं। हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर यही होता है। जिस तरह हमारी दफा जो था वो 30 सीट्स थी, उसके बाद जो है वो कोई 85 सीट्स आई। तो वेरी करता है हर साल के मुताबिक कितनी सीट्स होती हैं। अच्छा अच्छा, वैसे पीएमएस के एग्जाम के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कितना आपको क्वालिफाइड होना चाहिए तो आप ये पीएमएस के एग्जाम के लिए कह सकते हैं क्या एलिजिबल होते हैं? बेसिकली पीएमएस के एग्जाम के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है। अच्छा। आपने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो तो आप एलिजिबल हैं पीएमएस के एग्जाम देने के लिए। अच्छा, ठीक है। और वैसे कितने लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये सीट्स पे वेरी करता है, अगर 15 to 30 या 20 सीट्स हैं तो मतलब क्या सिर्फ इतने ही लोगों को, कम लोगों को ही फ़ायदा होगा? फिर तो हम यही कह सकेंगे।
नहीं, इसमें देखने की जरूरत यह है कि जब आप एज की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो तमाम लोग जो कि उस एज गैप में या उस एज ब्रैकेट में आते हैं वो एग्जाम दे ही नहीं पाते थे क्योंकि वो 30 इयर्स से अबव हो चुके होते थे। अब जो 32 इयर्स का है, हर वो शख्स जो 32 इयर्स तक का है और जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, चाहे वो पंजाब के अंदर 70,000 स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, एलिजिबल हैं इसको देने के। अच्छा, अब वो आगे अलग बात है कि वो एलिजिबिलिटी के बाद जिस तरह आप मेडिकल के अंदर होता है कि बहुत से बच्चे मेडिकल का एग्जाम देते हैं लेकिन पास उसमें से कुछ होते हैं, ये सेलेक्ट उसमें से कुछ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से पीएमएस के अंदर अब एलिजिबल जो हैं वो तमाम लोग हो चुके हैं जो 32 इयर्स तक या 2 साल एक्स्ट्रा उनको दे दिए गए हैं जिनकी पहले एज पूरी हो जाती थी। अब उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं ये पंजाब जो है अपनी उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताता है जिस साल एग्जाम अनाउंस किया जाता। अच्छा अलमास साहब, एक और मसला जो कि अक्सर देखने में आता है कि जो लोग पहले से किसी सरकारी नौकरी पे लगे होते हैं वो भी पीएमएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आपके ख्याल में कि जो नए आने वाले लोग हैं उनका हक मारने वाली बात नहीं हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक ओपन कंपटीशन है, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं वही पास होंगे, क्योंकि देखें आपने 1200 मार्क्स का रिटर्न क्लियर करना है, उसके बाद 200 मार्क्स का आपने एक इंटरव्यू देना है, ये 2 प्रोसेस हैं और फिर साइकोलॉजिकल भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप पहले से जब गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं या नहीं है, आपके लिए इक्वली ये एक टफ फील्ड है उसको क्लियर करना, जिस तरह से सीएसएस आपके लिए एक बड़ा टफ फील्ड होता है उसको क्लियर करना। तो इसमें तो कोई ऐसा मजायका नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप कंपेटिटिव एग्जाम दें। अच्छा, वैसे किसी बंदे का कोई हक नहीं। वैसे अलमास साहब, सरकारी नौकरियों के हवाले से ये बात बहुत आम है ना कि वहाँ पर सिफारिश बहुत चलती है, तो क्या पीएमएस का एग्जाम भी ऐसा कुछ ऐसा उसका क्राइटेरिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें अगर हम कहें फ्लॉज हैं कि यहाँ पे सिफारिश वाला सिस्टम है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, चूंकि मैं खुद एक बड़े ही मीडियोकर घराने से ताल्लुक है मेरा, मेरे वालिद साहब एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। अच्छा। और हम अपने उसके यानी बलबूते पे इसमें सेलेक्ट हुए जो हुए, क्योंकि मेरी दूसरी अटेम्प्ट मेरा जाके क्लियर हुआ। मेरे जितने बैचमेट्स हैं वो हो सकता है किसी अच्छे बैकग्राउंड से भी हों, लेकिन मेरे जानने के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक सिफारिश उन्होंने तो किसी ने नहीं करवाई। अब कयास आ रहे हैं, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं। पीएमएस और सीएसएस ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके अंदर सिफारिश मेरे देखने में नहीं है, क्योंकि ये बड़े हसास किस्म के इम्तिहान होते हैं, स्टेक्स बड़े हाई होते हैं और अब तो मतलब मामलात बड़े टफ हो चुके हुए हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं या वो लोग रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटिंग बॉडीज के लिए भी ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वैसे अभी आपने बताया भी था हालांकि, लेकिन मैं आपसे फिर ये सवाल दोबारा पूछना चाह रही थी कि पीएमएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं? देखें, आपको 2 तरह की जॉब्स मिलती हैं। आपको फील्ड की जॉब्स मिलती हैं और आपको डेस्क जॉब्स मिलती हैं। अच्छा। दोनों तरह की। फील्ड में आप मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं। 17th ग्रेड के अंदर आप असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। 18th ग्रेड के अंदर अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप ऑफिस में हैं या डेस्क जॉब में हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर होते हैं सेक्रेटेरिएट या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। अच्छा। या आप डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। 18th ग्रेड में आप फील्ड के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं। आप सेक्रेटेरिएट के अंदर डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं या डायरेक्टर होते हैं किसी अथॉरिटी के अंदर। तो ये इस तरह से करके ये सारा कुछ चलता है। 19th ग्रेड में आप डीसी होते हैं या फिर आप सेक्रेटेरिएट के अंदर होते हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। अच्छा। या आप किसी महकमे के अंदर अथॉरिटी के अंदर डीजी होते हैं। तो ये यूं करके इसकी सारी चीजें चलती, फिर आप सेक्रेटरी तक जाते हैं, कमिश्नर तक जाते हैं। अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, मुझे भी क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे भी इस हवाले से ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि पीएमएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं। बहुत शुक्रिया अलमास सबी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और पीएमएस के एग्ज़ाम के हवाले से यकीनन जो लोग अब कोशिश करना चाह रहे हैं उनको थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन हो गई होगी कि 2 साल की मज़ीद आपको रियायत मिल गई है कि जिन लोगों की एज ऑलरेडी 30 है तो अब 32 ईयर्स तक आप मतलब 32 ईयर की एज तक आप पीएमएस का एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बचपन से ये एक जुमला बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि मेहनत में अज़मत है, और यकीनन इसमें है भी, मेहनत में अज़मत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको वो मुकाम मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं, क्योंकि फिर वही बात आती है, मेहनत की अज़मत का हमें बचपन से सबक पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि आपको मेहनत का जो असल सबक है वही उस्ताद पढ़ाता है जो असल में ख़ुद भी इस रास्ते पर चला हो और इस पर अमल किया हो, मेहनत में अज़मत के असूल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। आज आपको एक ऐसे उस्ताद, एक प्रिंसिपल से भी मैं मिलवाऊंगी प्रोग्राम में, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कतर में उनको एक अवार्ड भी मिला है। और इस हवाले से मैं उनको बताऊं, डॉक्टर अब्दुल कबीर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं असगर मॉल कॉलेज के, और उनको अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन करने पर कतर में बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, उनको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाबी पर, आपको अवार्ड मिला है। बताइएगा इस हवाले से कुछ। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। ये कतर की एक तंजीम है शेख हम, वो हर साल बैनुल अक़वामी तराजुम के सिलसिले में, ट्रांसलेशन के सिलसिले में मुकाबले करवाती है 8 ज़बानों के। तो अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन के ज़िम्न में 5 साल बाद ये बारी आई है उर्दू की। अच्छा। तो इसमें बैनुल अक़वामी सतह पे उन्होंने इनवाइट किया कि मुतरजमीन अपनी काविशें जमा कराएं। तो मेरा ये 13 जिल्दों पे मुश्तमिल काम था। तौफ़ीक़ुल बारी जो हदीस की मशहूर तरीन किताब बुखारी शरीफ की शरह फ़तहुल बारी का तर्जमा है। अच्छा। तो इसको उन्होंने पज़ीराई दी है और दुनिया भर से अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। अच्छा 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 डॉक्टर साहब, ये मुझे दोबारा से इस हवाले से बताएगा कि बुखारी शरीफ की कौन सी शरह का आपने तर्जुमा किया है? बुखारी शरीफ की अरबी की शरह है इब्ने हजर की फ़तहुल बारी, 13 जिल्दों पे मुश्तमिल। 13 जिल्दों पे उसका मैंने तर्जुमा किया जी, 13 जिल्दों पे। उसका मैंने तौफ़ीक़ुल बारी के नाम से ये तर्जुमा किया है, जो 13 जिल्दों पर ही मुश्तमिल है, और मकतबा इस्लामिया उर्दू बाज़ार लाहौर ने इसको छापा। तो इस पे उन्होंने मुझे अचीवमेंट अवार्ड दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, 13 जिल्दें सुन के ही लगता है कि बहुत एक वो बोलते हैं ना हैवी किस्म का जैसे काम होगा, कोई मुश्किल काम होगा। आपको कितना मुश्किल लगा ये काम और कितना वक्त लगा इसकी ट्रांसलेशन करने में? जहाँ तक मुश्किल का ताल्लुक है तो इंसान के लिए, इंसान के अज़्म हौसला के सामने कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। वो तो पहाड़ों को खोद के सड़कें बना सकता है, सुरंगें बना सकता है। तो इसके तर्जमे में मुझे कोई 8 बरस लगे। 8 बरस? जी। अच्छा, बहुत लंबा अरसा है जिसमें आपने इसकी ट्रांसलेशन, इसकी 13 जिल्दों की ट्रांसलेशन की है। तो डॉक्टर साहब, क्या पहले से जो ये शरह है इसका किसी ने तर्जुमा नहीं किया था जो आपने किया और फिर आपको इसीलिए इस अवार्ड से नवाजा गया? नहीं, इसका कोई मुकम्मल तर्जुमा नहीं था। कुछ इक़्तिबासात के तर्जुमा कुछ लोगों ने किए थे, जा बजा, कोई यहाँ से कोई वहाँ से। मुकम्मल तर्जुमा इसका नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस हवाले से मुझे ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, हमारे नाज़रीन को बता दें कि बुखारी शरीफ की जो शरह है इसमें क्या अहादीस का ही मजमूआ है या इस्लामी कोई और नॉलेज है जिसका आपने तर्जुमा किया है? जी, बुखारी शरीफ जो है वो कुरान के बाद उसको कुतुब हदीस में सर फरिस्त शुमार किया जाता है, और उसको लक़ब दिया गया है कि वो हदीस की सही तरीन किताब है। इसमें दीन के, शरीयत के तमाम मसाइल बयान किए गए हैं, तयम्मुम, वुज़ू और आगे के जितने तरका की तकसीम वगैरह वगैरह। तो ये अहादीस हैं जिनके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हमें दीन की तफसीलात इन्हीं कुतुब हदीस से मिलती है, तो हदीसों की शरह की जाती है। तो ये अरबी की सबसे मुस्तनद शरह थी बुखारी शरीफ की फ़तहुल बारी, जो 800 साल पहले तसनीफ़ की गई, 700 साल पहले। तो जहाँ जहाँ ये किताब पढ़ाई जाती है दीनी मदारस में, वो मुतल्लका असातिज़ा इसी शरह का मुताला करके, जो कि अरबी में थी, इसको पढ़ाते थे। सही। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया तौफीकुल बारी के नाम से। चलिए, अल्लाह ताला ने आपको इसकी तौफीक दी तो इसीलिए आपने ये इतना नेक काम भी किया। डॉक्टर साहब, वैसे आपके ख्याल में स्कूलों और कॉलेजेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उस्ताद भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे इस चीज़ का पता होगा, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कितना ज़रूरी है अहादीस मुबारका की तालीम स्टूडेंट्स को देना? हम क्योंकि बेसिक इस्लामियात के हवाले से तो तालीम दे रहे हैं, लेकिन अहादीस के हवाले से प्रॉपर एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है?
उसमें गुजारिश ये है कि अहादीस के बगैर हमारा दीन तो नामुकम्मल है। बेशक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि हमने कुरान नाज़िल किया है ए रसूल ताकि आप इसको लोगों के सामने तशरीह करके लोगों को समझाएं। कुरान पाक हमें तफसीलात नहीं देता। ये तो कहता है कि नमाज पढ़ें, लेकिन कितनी नमाजें, ज़ोहर की कितनी रकात फ़र्ज, कितनी सुन्नत, ये तफसीलात हमें अहादीस में मिलती हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है कि अहादीस के बगैर हम नामुकम्मल हैं, हमारा दीन नामुकम्मल है। और जो आपने हमारे दीनी तालीमी इदारों की बात की है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, इनमें मुख्तलिफ सतहों पे अहादीस शामिल निसाब हैं, पढ़ाई जाती हैं। इस्लामियात का जो वो मजमून है वो पढ़ाया जाता है हर सतह पे, साल अव्वल, साल दोम और BS की सतह पे। और मौजूदा हुकूमत ने नहायत मुस्तहसन इक़दाम किया है कि तालीमुल कुरान के सिलसिले में ये कुरान पाक का नाजरा और तर्जमा, और आगे फिर इस्लामियात का एक कोर्स भी है, उसमें अहादीस हैं, मुख्तलिफ मसाइल, ज़कात, नमाज, तरका की तकसीम, तयम्मुम और दीगर जिनकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें मज़ीद तोसी भी लाई जा सकती है, क्योंकि दीन का इल्म तो जितना भी हम पढ़ेंगे, दुनिया भी हमने कमानी है और दुनिया की फिक्र भी करनी है, दीन की फिक्र भी करनी है। बिल्कुल, बेशक। तो अहादीस हमें हमारा दीन से। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आपने भी हवाला दे दिया कि हुकूमत की जानिब से भी जो कुरान पाक की तालीम है उसको लागू किया गया है, मतलब लाजमी कर दिया गया है, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर आबादी है उसको अरबी की समझ बूझ उस तरह नहीं है। हम अरबी पढ़ लेते हैं, बल्कि हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हमें नमाज का तर्जुमा भी नहीं आता बहुत लोगों को। तो ये कितना ज़रूरी है कि अरबी को उसकी पूरी समझ के साथ बच्चों को ये सिखाया जाए, क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं आया है तालीम में, एजुकेशन में, जिसमें अरबी को लाजमी किया जाए। उसमें गुजारिश ये है जी कि आपकी बात सही है कि हमें जो कुछ हम नमाज़ों में पढ़ते हैं, जो दुआएं हम करते हैं अरबी की, उनकी हमें समझ आनी चाहिए। कुरान पाक में भी जिक्र है कि तुम नमाज में जो कुछ कहते हो अल्लाह को मुखातब करके, उसकी तुम्हें समझ और फहम होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो सब कुछ अरबी में है। इसका मतलब ये है कि अरबी ज़ुबान की शुद्ध बुद्ध इस हद तक कि हमें हमारी दुआओं की समझ आ जाए, हमें हमारी तस्बीहात की समझ आ जाए, हमें ये इल्म हो कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से क्या कह रहे हैं। अगर हमें हमारे इमाम जो क़िरात कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत समझ आएगी तो हमारी तवज्जो होगी। बिल्कुल, आप ठीक है। तवज्जो क्यों नहीं होती कि हमें उनके पढ़े की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। तो लिहाजा ये ज़रूरी है, जैसे हम दीगर ज़ुबानों को, अंग्रेज़ी वगैरह को अहमियत देते हैं, हर सतह पे उसको कंपल्सरी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, यानी कि हम लोगों को अरबी भी समझनी चाहिए और स्कूल और कॉलेजेस के मामले में अरबी को भी लागू करना उतना ही ज़रूरी है जितना कुरानी तालीमात या दीनी तालीमात को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन ये सिर्फ कामयाबी आपकी नहीं, ये पूरी कौम की कामयाबी है, क्योंकि ऐसी कोई भी कामयाबी किसी एक फ़र्द की कामयाबी नहीं होती, वो पूरे मुल्क की कामयाबी होती है। एक छोटी सी ब्रेक से हम अभी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़िम, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में नशे के हवाले से बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में नशा किस हद तक बढ़ता जा रहा है, और नशे की अब नई नई किस्में इतनी आती जा रही हैं कि जिनका हमने कभी सुना भी नहीं था, और अब सुनने में आता है कि फ़लाना मतलब इस तरह के लोग ये नशा कर रहे हैं, इस तरह का नशा करें, और उसके बाद उसके बुरे असरात क्या होते हैं। अच्छा, नशा करना तो जाहिर सी बात है बज़ाहिर एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जो नशा करने वाला है उसके साथ जो लोगों का रवैया होता है वो बहुत अफसोसनाक होता है कि उसको इस तरह के नामों से बुलाया जाता है या उसके घर वालों को इस तरह टॉन्ट किया जाता है कि अगर उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट के हवाले से सीरियस हैं या परेशान हैं या फ़िक्रमंद हैं, तो उनकी जो फ़िक्र है वो अग्रेशन में बदल जाती है उस शख्स की तरफ, और उनका फिर रवैया जो है वो इस तरह का हो जाता है कि वो उस शख्स को खुद भी मारने से दरेग नहीं करते हैं कि तुम नशा छोड़ दो। शायद वो एक बेबसी की इंतहा जो जिसको कहते हैं ना, वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि वो उस बेबसी की इंतहा पे जाके तो अपने बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं या अपने बहन या भाई को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उसको किसी ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको डलवा दिया जाता है कि जहाँ पर इलाज तो क्या होना होता होगा, उल्टा
वो मज़ीद उसको ख़राब कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर लोगों ने इस तरह के मरकज़ खोले हुए हैं जहाँ पर, जो कि सरकारी तौर पर एक तो रजिस्टर्ड नहीं है और जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि उनके साथ जो रवैया, जो सलूक अपनाया जाता है, अगर उसको हम देखें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। बल्कि एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं इस हवाले से। और इसी सिलसिले में लाहौर में मंशियात के इलाज का इस तरह का एक सेंटर था जो कि गैर रजिस्टर्ड मरकज़ गार्डियन होम्स के नाम से उसको सील कर दिया गया है। अच्छा, इस सिलसिले में मुझे ये भी याद आया कि कुछ अर्सा पहले नियो टीवी पे ही वो एक इसी तरह के एक मरकज़ के हवाले से आपको दिखाया भी गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और वो ऐसा ही कोई गैर रजिस्टर्ड सा सेंटर सा लाहौर से कुछ बाहर करके था बना हुआ वो, और वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जब वहाँ पर छापा मारा गया तो देखा गया कि कोई एक तो रजिस्टर्ड नहीं है और बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के लोग थे जिनको वहाँ पर रखा गया था। लोग अपने घर वालों को वहाँ छोड़ जाते हैं और उसके बाद उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता। मतलब वो देखकर वीडियो, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि इस तरह के किस तरह के सेंटर हैं जो कि हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। ये रवैया है जिसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात भी करना चाह रहे हैं। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैं अभी एक रवैये की बात कर रही थी, चलें ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनका रवैया तो बाद में आता है, जो घर वालों का रवैया है वो पहले आता है। और हम अक्सर देखते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक बेबसी की शायद वो इंतहा होती है कि उनको लगता है कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, ये क्यों नशा नहीं छोड़ा और हम इतना कुछ इसके लिए कर रहे हैं, ये फिर भी इस चीज़ से नहीं निकल रहा, कि उस इंतहा पे जाके वो खुद भी अपने बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। ये मतलब हम इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि फिर वही बात आती है ना कि बेबसी की शायद वो इंतहा ऐसी है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। आयशा, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। हमारे सोसाइटी में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि लोग नशे की तरफ आते क्यों हैं। उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आजकल इस तरह का माहौल है कि नशा वहाँ तक पहुँच चुका है। एक पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेन रीज़न, जो सबसे बड़ी रीज़न है नशे में आने की, वो पीयर प्रेशर होता है। आउट ऑफ इंक्विजिटिव नेचर, बच्चों की नेचर होती है कि चलो देखा जाए कि इसको करके होता क्या है। अच्छा, मतलब वो किया जाए, तजस्सुस की उम्र, और ये ज्यादातर टीन एजेस में होता है। जब बच्चे की पर्सनालिटी बन रही होती है, वो स्कूल कॉलेज में गया, वहां पे उसे पता चला उसको कि कोई फ्रेंड कर रहा है या उसका कोई कोलीग कर रहा है, तो वो आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस वो नशा ट्राई करना शुरू करता है। उसके फ्रेंड कहते हैं एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम देखो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और फिर हमारे यहाँ टीन एज में इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रेस फैक्टर होता है, मार्क्स लेने का, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का। समटाइम बच्चे उस स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर सकते और वो इस तरफ एक आसान रास्ते ढूंढते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। फिर समटाइम कुछ ब्रेकअप हो जाना, कुछ इस तरह के मामलात हो जाना। और हमारे यहाँ कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब ब्रेकअप हुआ, कोई छोड़ गया, तो वो बंदा नशे की तरफ राग़िब हो गया। तो वो एक ट्रेंड भी थ्रू मूवीज़ भी सेट किया जाता है कि ये आपको इस चीज़ से रिलीफ दे देता है। आपके लाशऊर में वो चीज़ होती है कि अच्छा अब मुझे इस तरफ जाना है। फिल्मों में शायद ये देखा होता है, ये देखा होता है, वो अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एज बड़ी एक जो टीन एज होती है उसमें ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, बच्चा सीख रहा होता है चीज़ें, तो वो इतनी थोड़ी नासमझी की उम्र होती है, तो वो इस तरफ आ जाता है। फिर जब नशा वो पहली दफ़ा स्टार्ट करता है तो पहली दफ़ा ही उसका आदी नहीं बन जाता, ठीक है। इन कुछ वजूहात की वजह से वो नशे की तरफ आता है, लेकिन नशा जब वो आदी बनता है, आदी बनने की कुछ अलामत हैं, उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाता है। अच्छा। जितने भी डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस हैं, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। जब इसका वो आदी बन जाता है तब ये एक बीमारी बन जाती है, क्योंकि हर तरह का सब्सटेंस में 3-4 मेन कैटेगरीज हैं। इसमें कुछ डिप्रेसेंट्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, कुछ हेलुसिनोजेंस होते हैं। डिफरेंट क्लासेस हैं इन नशों की। अच्छा। ये दिमाग में डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और जब ये दिमाग में डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं तो कुछ, अब आप खुद सोचें कि एक केमिकल चेंज आई है ब्रेन में, ठीक है, और वो उस दिमाग पे रिसेप्टर पे जाके एक लंबे अरसे तक एक्ट कर रही है। जब एकदम से आपने छोड़ा तो बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। अच्छा। और उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है अब, और अब इसको एज ए बीमारी ही हमने ट्रीट करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, ट्रीटमेंट पे जाने से पहले, मतलब मजीद बात से पहले मैं एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि कोई
कोई भी इंसान किसी नशे का कितने अरसे में आदी होता है? मतलब एक अर्ली स्टेज होती है कि जिसमें उसने स्टार्ट किया, फिर एक मिडल स्टेज शायद हम उसे कहें कि जिसमें वो उसकी आदत की तरफ जा रहा है। असल में मेरे जहन में जो सवाल था वो ये था कि कितने अरसे में एक इंसान अगर नशा कर रहा है तो उसे वो वापस आ सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग थ्रू आउट लाइफ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार, मतलब कभी कभार कर लिया, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, कभी कभार ले लिया और वो आदी नहीं बनते। कुछ लोग होते हैं जो इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हैं। करता है विल पावर का कुछ हद तक रोल है। एक तो ये कि विल पावर का जैसे आपने उस कंपनी में नहीं जाना, विल पावर यहाँ पे रोल प्ले करती है। या अगर आप एडिक्शन में चले गए हैं तो आपने दोबारा उससे निकल आए हैं और तब आपने दोबारा उस सब्सटेंस की तरफ नहीं जाना, उस कंपनी में नहीं बैठना, उन दोस्तों से दूर रहना है, सही। या आपने ट्रीटमेंट को कंप्लाई करना है, इसमें विल पावर रोल प्ले करती है। लेकिन क्योंकि ये दिमाग के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही है और ये जिस्म में चेंजेस ला रही है, उसका जिस्म टूट रहा होता है। वो इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ दैट ड्रग वो नहीं छोड़ पा रहा होता। वो खुद असल में सब्सटेंस लेने वाला समटाइम्स इतने तंग आए होते हैं, वो खुद उसको बहुत ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किस वजह से लिए रखते हैं? क्योंकि जो उसके विड्रॉल्स आते हैं ना, वो इतने स्वेयर होते हैं, उसे लगता है, इतनी स्वेयर बॉडी एक्स होती है कि उसे लगता है उसका जिस्म काटा जा रहा है। इतनी स्वेयर बॉडी एक्स होती हैं। उस बॉडी एक्स से जिस्म के दर्दों से निकलने के लिए दे कीप ऑन डूइंग दैट सब्सटेंस। या फिर आंखों से पानी, मुंह से पानी, नाक से पानी, और फिर साथ में इतनी रेस्टलेसनेस, इतनी बेचैनी, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नींद आती नहीं जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि सब्सटेंस ने ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज किया हुआ है। तो इसमें दो तरह की मैनेजमेंट होती है। एक तो पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है, जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्रेविंग्स को कुछ कम करती हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होती है। वाई एट फर्स्ट प्लेस वो बंदे ने सब्सटेंस यूज़ करना शुरू किया। उस साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में वो पर्सनलाइज्ड प्लान होता है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट वजूहात से शुरू करता है। कोई सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से, कोई सिर्फ अपने घर के हालात की वजह से शुरू करते हैं। तो उन सब फैक्टर्स पे काम किया जाता है और इस साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन प्लान में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। हमने कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है ताकि वो दोबारा इस तरफ ना आए। फिर उसके बाद जब उसे घर भेजा जाता है, उसमें उसे एक प्रॉपर प्लान दिया जाता है कि वो दोबारा उस कंपनी में ना जाए। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूँगी। अगर कोई बंदा पहली दफ़ा नशा का इस्तेमाल शुरू करता है ना, वो उसका आदी नहीं होता। लेकिन अगर जो नशे का आदी फर्द है, वो नशे से निकलने के बाद, उसका सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो बेहतर हो जाता है, अगर अब वो नशे का इस्तेमाल करता है, वो चाहे एक दफ़ा भी करे, क्योंकि उसके ब्रेन के रिसेप्टर्स ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हैं। वो एक दफ़ा भी करेगा तो वो उतना ही आदी हो जाएगा जितना वो पिछले 4-5 साल या 10 साल से आदी था। मतलब जैसे हम इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अगर फिंगरप्रिंट वाला है तो वो हमारा जो स्कैन है मोबाइल उसके ऊपर है, तो हम जब भी इसको वो थंब करेंगे तो वो मोबाइल एकदम से ओपन हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे वो जो सिस्टम है उसमें भी नशे का वो इंस्टॉल हो गया होता है सिस्टम सारा। फिर उसने नशे से दूर रहना, तो यहाँ पे विल पावर बहुत रोल प्ले करती है कि वो ठीक हो चुका है, अब उसने उस कंपनी में वापस नहीं जाना। और इसी पॉइंट को उसके दोस्त या नशा बेचने वाले लोग कैश कराते हैं। वो किसी ना किसी तरह उसको अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं एक दफा ले लो, एक दफा लेने से कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि एक दफा लेगा इसको दिला दिया हमने, ये उतना ही आदी हो जाएगा, फिर ये खुद हमसे मांगेगा। वो एक दफ़ा नहीं लेना, उस कंपनी से बचना है, उसने अपने आप को बिजी रखना है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स उसको सिखाए जाते हैं कि कैसे वो अपनी, अगर उसे ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उसने नशे का इस्तेमाल दोबारा करना है, कैसे वो अपने आप को बचा सकता है। ये सब टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर होता है। इसकी भी उसी तरह ट्रीटमेंट की जाती है जैसे डिफरेंट बीमारियों की ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जैसे बताया ऐसे इदारे मौजूद हैं जो अनरजिस्टर्ड इदारे की वीडियो भी हम जी, वो कल परसों ही वहाँ पे रेड हुई और इतना इनह्यूमन सलूक, मतलब जानवरों को भी बंदा वैसे ट्रीट नहीं करता जिस तरह इन बेचारों को ट्रीट किया जा रहा है। गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर किस तरह का सलूक किया जाता है लोगों के साथ जो कि वहाँ पर नशे के आदी अफराद को डाला जाता है, और डॉक्टर हुमा आप गुफ्तगू कर रही थी, प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको बता रही थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं होता, कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं होता, और वहाँ पर उनको इतना इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता है क्योंकि समटाइम इनकी ना फैमिलीज अपने इन लोगों से इतना तंग हो जाती हैं। कुछ सब्सटेंस ड्रग्स का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर कर देता है। इसमें इंसान समटाइम्स अपने रिश्तों की तमीज़ भूल जाता है, कुछ ऐसे इक़दाम कर लेता है जैसे फिज़िकली या इमोशनली अब्यूसिव हो जाते हैं, या कुछ ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। अच्छा डॉक्टर हुमा, यहाँ पर फिर सवाल ये है कि वो नशे की कौन सी स्टेज होती है कि जिस पर इंसान बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अब जाहिर है हर नशे के मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है उसका जाहिर से बात है मुख्तलिफ रिएक्ट करेगा, और अगर कोई ड्रग्स यूज कर रहा है अब, या जैसे हम बात करते हैं आइस नशा बहुत आ गया है, तो इन सबका एक रिएक्शन मुख्तलिफ होगा या सबका सेम रिएक्शन ही होता है? ये कौन सा नशा कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जब कोई एडिक्ट हो जाता है तो तब उसकी सोचने समझने की सलाहियत इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब तब वो जो एक रिस्पांस देता है वो एक ही होता है, वो सेम ही होता है। क्योंकि सब्सटेंस पे वेरी करता है कि कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहा है। जैसे अल्कोहल में काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे इकदाम कर लेते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, मोरली एक्सेप्टेबल नहीं होते। और ये जो आइस वगैरह है या क्रिस्टल मेथ है, ये स्टिमुलेंट है, ये आपको इतना एनर्जेटिक कर देती है, हाइपर कर देती है। आप अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझना शुरू हो जाता है, और कोई छोटा सा इवेंट भी होता है वो आपको इतना इंस्टिगेट कर देता है, आपका बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है। और इसमें समटाइम वो उस गुस्से में, उस एनर्जी में आके ये किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी को खुदा न ख्वास्ता जान भी ले सकते हैं। और कुछ डिप्रेसेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये सारे ओपीएम, हीरोइन, ये सब चीजें आती हैं। ये अगर ज्यादा मिकदार में ले ली जाएं तो क्योंकि ये डिप्रेसेंट्स होते हैं तो ये हमारी चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं, हमें रिलैक्स करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज कर सकते हैं, और खुदा न ख्वास्ता बेहोश हो जाना या डेथ हो जाना इसमें ये भी हो सकता है। सो एक चीज़ है सब्सटेंस का एडिक्शन, और एक चीज़ है उसका ओवरडोज कर लेना। सो दीज आर अगेन टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो आप एडिक्शन में होते हैं, उसके कुछ चीज़ें होती हैं। एडिक्शन में बेसिकली तब कहा जाता है कोई बंदा किसी सब्सटेंस का एडिक्ट तब होता है जब उसके जहन में एक ही चीज़ सवार है कि उसे वो नशा कहाँ से मिलेगा, और इन स्पाइट ऑफ नोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दैट सब्सटेंस वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि जब वो उसे छोड़ता है तो उसकी बॉडी स्वेयरली रिएक्ट करती है, उसकी वक्त के साथ साथ मिकदार लेने की बढ़ती जाती है, उसकी फंक्शनल डिक्लाइन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जॉब पे काम नहीं सही कर पा रहा, रिलेशनशिप्स को सही टाइम नहीं दे पा रहा। द ओनली थिंग विच इज़ ऑलवेज इन हिज माइंड इज दैट सब्सटेंस। अच्छा, मतलब अब जो हर वक्त जहन में आपके ये चलेगा कि मुझे नशा कहाँ से लेना है, वो आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा करेगा। आपका जो एक लोगों की तरफ एक रिएक्शन है उसको बहुत ज्यादा हाइपर कर देगा कि आप हर एक से, चाहे वो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आप गुस्से से या हाइपर होकर बात करेंगे। एग्जैक्टली। और फिर इसका जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो समटाइम इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें नशा नहीं मिल रहा होता और घर वाले अगर पैसे भी नहीं दे रहे तो वो चोरियां करने लग पड़ते हैं उस नशे को पाने के लिए, क्योंकि द ओनली थिंग विच इज इन हिज माइंड इज कि वो नशा लेना है उसने, ना। तो फिर वो क्या करेगा उस नशे के लिए? तो वो कुछ भी करेगा, वो किसी का कत्ल भी कर सकता है, किसी को चोरी डकैती भी कर सकता है, बड़े बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग। तो इसलिए समटाइम घर वाले इतना तंग आ जाते हैं कि वो बगैर तस्दीक किए इनको किसी भी रिहैब सेंटर में डाल देते हैं कि बस इसकी हमारे से जान छुड़वा दी जाए। और वहाँ पे समटाइम इतना इनह्यूमन सलूक होता है उनके साथ, उनको मारा पीटा जाता है, जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है। जब उसको क्रेविंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, वो चीखे मार रहा है, उसके जिस्म टूट रहा है, उस दौरान उसको मारा पीटा जाता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, उसको मज़ीद पेन इन्फ्लिक्ट की जाती है, जिसकी वजह से वो जब भी वहां से निकलेगा वो तो मजीद हाइपर होकर निकलेगा, मजीद हाइपर होकर निकलेगा, बजाय इसके कि वो कहे कि हाँ मैंने अब इस चीज की तरफ नहीं जाना, वो कहेगा मैं जाऊंगा ही इस तरफ। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने इतना बुरा सलूक उसके साथ कर दिया, उसको जो पेन आपने दे दी उस चीज की वजह से, तो वो ज्यादा उसकी तरफ बदला लेने की तरफ जाएगा। अच्छा डॉक्टर हुमा, इस सिलसिले में अगर हम बात करें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसका क्या रोल होता है, क्योंकि अब कुछ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो
वो तो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि हम एक की वीडियो भी दिखा रहे हैं और जैसे कि मैंने एक हवाला भी दिया था कि नियो टीवी पे एक मरतबा इस तरह का एक प्रोग्राम भी चला था इस हवाले से, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि गैर रजिस्टर्ड भी था और वहां पर लोगों के घर वालों से पैसे लेकर तो उन लोगों को वहां पे रखा जाता था और उस सेंटर को चलाया जाता था। अब उनका क्या रोल होता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उनको बंद करें या उनको अगर चलते रहने देना है तो किस तरह चलते रहने देना है? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बेसिकली उन्होंने कुछ निकाली हुई हैं कुछ चीज़ें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उनके पास एक साइकाइट्रिस्ट ना हो, एक सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट ना हो, क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट, और मेडिकल डॉक्टर 24/7 वहाँ पे होना चाहिए। फिर कुछ नर्सिंग स्टाफ, कुछ इस तरह के वार्ड बॉयज़ जो उनकी केयर के लिए होने चाहिए ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, प्लस कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट उनके पास होने चाहिए जो मेडिकेशन भी कर सके। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली साइकोथेरेपीज करते हैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर हैं और साइकाइट्रिस्ट हैं वो उसकी मेडिकेशन वगैरह कर सकेंगे। सो इन चीज़ों के बगैर कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर रजिस्टर्ड नहीं होता। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ये काम है कि फिगर आउट किया जाए कि कहाँ कहाँ अनरजिस्टर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स काम करें और उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, उनको बंद किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर सील होते हैं, कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि दे ओपन अप अगेन, तो कौन इनको खोलना अलाउ करता है? ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक रिहेब सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और मतलब अच्छे खासे 100-200 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस को ना पता हो या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ना पता हो, या तो फिर ये इसी तरह है कि इनके इल्म में होता है और फिर भी ये इनह्यूमन सलूक होता है और जब कोई उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है या कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है तो तब एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब तक मामला ठंडे हो जाते हैं दोबारा इस तरह के मामले। बल्कि मैं ये बात बताना भी चाह रही थी, उस वक्त मेरे जहन से निकल गया कि ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसकी वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से 133 अफराद को बाजियाब कराया गया था और उनमें से जो 20 मरीजों को बताया गया था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर में उनको एडमिट करवाया गया है क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि उनको यहाँ पर एडमिट करवाना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं इन लोगों के ट्रीटमेंट के हवाले से और आपने बताया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस हवाले से क्या करता है, अब मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन अगर एक जो पेशेंट है वो एडिक्शन उसको है किसी भी नशे की, मेडिसिन उसमें क्या रोल प्ले करती है? मतलब उसको किस तरह ट्रीटमेंट उसको मेडिसिन से दिया जाता है कि वो जो एक उसको क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बताया कि दिमाग के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है और कुछ दिमाग में और बॉडी में चेंजेस ला रहा है वो सब्सटेंस। अब जब वो सब्सटेंस छोड़ता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें विड्रॉल्स कहा जाता है। हमारे यहाँ पहले तो उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है, जैसे उसे नींद नहीं आ रही तो उसे कोई ऐसी दवाई दी जाएगी जिससे नींद आ जाए और ये अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जा रहा होता है। ये नहीं करना हमने कि उसको एक नशे से छुड़वा के दूसरे नशे में डालना है। हमने उसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नॉन एडिक्टिव मेडिसिन देनी है जिससे उनकी सिम्टोमेटिक रिलीफ हो। उसे जिस्म में बहुत दर्द हो रही है तो पेन किलर्स दवाइयाँ, उसे कुछ एंटी एलर्जिक, कुछ इस तरह की जो सिम्टम्स हो रही हैं, डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल्स, नींद नहीं आ रही तो स्लीप एड्स वगैरह देनी है ताकि उस विड्रॉल्स के फेज से, विड्रॉल्स तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक रहता है मैक्सिमम। अच्छा। उस विड्रॉल के फेज से उसको निकाल लिया जाए, ठीक है। जब वो 2 हफ्ते विड्रॉल्स के फेज से निकल जाता है फिर उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की जाती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल है। वो उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उसकी फैमिली के साथ बातचीत करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से वो नशे का आदी बना या नशे की तरफ आया, उन फैक्टर्स को एड्रेस किया जाए क्योंकि जब तक आप उन फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करेंगे वो नशे की तरफ जाता रहेगा। उसका अगर कोई रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स चल रही हैं और वो वहाँ से इतना फेडअप हो जाता है, तंग आ जाता है और वो नशे की तरफ आता है, तो जब तक वो रिलेशनशिप के मसाइल हल नहीं करेंगे वो उस चीज़ से नहीं निकलेगा। तो मेन ग्राउंड रियलिटीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी लेकिन अगर कोई शख्स उस मतलब फेज से निकलना नहीं चाह रहा, मतलब जैसे आपने रिलेशन ब्रेकअप की बात की है और कोई शख्स उससे नहीं निकलना चाह रहा, फैमिली वाले उसको समझा के थक गए हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करवा के थक गए हैं, वो फिर भी वो पर्सनली उससे नहीं निकलना चाह रहा, ऐसे शख्स का इलाज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम उसी से इश्यूज डिस्कस करके उसको साइको एजुकेट करते हैं और इसमें यहाँ पे विल पावर भी आती है। आपने कहा ना कि निकलना नहीं चाह रहा, तो ये विल पावर यहाँ पे रोल प्ले करती है कि और हम शुरू में एक उसका मोटिवेशनल
इंटरव्यू कहते हैं उसे, वो करते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि वो उसकी सब्सटेंस छोड़ने की किस स्टेज पे है। कुछ लोग होते हैं वो नहीं छोड़ना चाह रहे होते, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट फेज कि हम लेते हैं, हम खुश रहते हैं, तो हमें और क्या चाहिए। कुछ लोग उसके विड्रॉल से इतना तंग होते हैं जिसकी वजह से वो लेते रहते हैं, लेकिन वो छोड़ना चाह रहे होते हैं। सो इसमें यहाँ पे विल पावर आती है, और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो किस लेवल पे है, और उसका पहले तो उसके अंदर ये डिज़ायर पैदा की जाती है, उसे बताया जाता है कि ये सब्सटेंस कितना हार्मफुल है उसके लिए और क्यों इसको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी विल पावर या उसकी कॉन्सेंट के बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। हम ट्रीटमेंट कर भी दें, हम उसके विड्रॉल्स मैनेज कर भी लें, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ना चाह रहे, जैसे ही वो ट्रीटमेंट से निकलेगा हिल स्टार्ट दैट सब्सटेंस अगेन। सो यहाँ पे अगर उस पर नहीं काम किया जाएगा तो देयर आर हायर चांसेस कि वो दोबारा खुद से सब्सटेंस यूज कर सकता है। अच्छा। और फिर एक और जहाँ पे विल पावर रोल प्ले करती है, उसे बहुत अच्छे से बताना होता है कि दोबारा उस कंपनी में नहीं जाना, और दोबारा नशे का एक दफा इस्तेमाल भी आपको आदी बना देगा। मतलब यहाँ पे घर वालों की उस शख्स पे कड़ी नजर बहुत सुपरविजन बहुत जरूरी है, प्लस उसको कहीं बिजी करना है ताकि वो इस तरफ ना आए, उसके घर का माहौल थोड़ा बेहतर किया जाए, उस पे कड़ी नजर रखी जाए कि वो दोबारा उस तरफ ना जाए। अच्छा, कुछ लोग इसमें कड़ी नजर रखने के मामले में ये समझते हैं ना कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। हमने मुश्किलात में इजाफा नहीं करना, क्योंकि इस तरह हम एक और बंदे को पिक्चर में ले आएंगे जो सफ़र करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जब तक वो उससे मुकम्मल नहीं निकल आता तब तक हमने शादी का मामला थोड़ा पेंडिंग रखना है। अच्छा। क्योंकि वो ही बात कि हम एक और बंदे को सफ़र बना देंगे, और वो भी फैमिली तो सफ़र कर रही है, अब एक लड़की भी सफर करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल। और अगर उसके बाद वो बच्चे हैं तो बच्चे भी उस चीज से गुजरेंगे, उसी फेज से गुजरेंगे कि अच्छा घर में अब ये मसले हैं, अच्छा फादर जो है वो नशे का आदी है, माँ जो है वो परेशान है, तो वो जो बच्चे हैं वो उनको हम जो ब्रोकन चाइल्ड जिसको बोलते हैं उस तरह के एक माहौल से गुजरना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब हमें अपनी फैमिली जो है उसको बचाने के लिए सबसे पहले जो असल में जो बंदा नशे का शिकार है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस इदारे में या किस रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने घर के उस शख्स को दाखिल करा रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट ठीक हो। डॉक्टर हुमा, आपका यहाँ पे मैं एक पेरेंट्स को पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप इस बंदे से तंग, सिर्फ ये देख लीजिए कि वो इदारा रजिस्टर्ड है। हाँ। और उस इदारे में साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल डॉक्टर मौजूद है, सिर्फ ये चीज़ तो आप देख सकते हैं ना। हाँ, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे किचन से कुछ मीठी मीठी सी खुशबू उठ रही है, क्या बन रहा है हम अनम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है आयशा, आप कैसी क्या बना रही हैं आज? हम अपने रूह अफ़ज़ा के किचन के अंदर, मैंने कहा कि आपको पता है कि सर्दी है, सर्दी की बहुत ही ज़बरदस्त ये सौगात इसको आप कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि लोग जो है जब तक ये वाला जो डिज़र्ट है घर में ना बनाए तो लगता है कि सर्दियों अभी वो कंप्लीट नहीं, मजा नहीं आया। तो आज जो है हम बेसिकली रूह अफ़ज़ा गजरेला बना रहे हैं। रूह अफ़ज़ा के साथ गजरेला बनाने के लिए सिंपल इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल। मुझे ना कभी कभी कोई, जब मैं ऊपर आ रही थी मेकअप रूम में थी, तो उन्होंने कहा कि गजरेला बना रही हैं आज, तो इतनी देर में कैसे बनाएंगी, मतलब वो पकेगा कैसे? तो मैंने कहा पक जाएगा। गजरेला जो है वो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करता है, ये है कि बस उसको चम्मच हिलाते रहो ताकि वो नीचे से लगे ना, बस यही उसका ख्याल होता है। अदर दिन तो बेचारा खुद से ही पकता रहता है। खुद से ही पकता रहता है। स्लो कुकिंग का काम है और अंदर ही अंदर जलता रहता है, उड़ता रहता है। बिल्कुल। तो आयशा आप ये देख रही होंगी तकरीबन जो है गजरेला वो रेडी हो गया है, और आप इसकी थिकनेस देखें। और ये साइडों पे जो है जब ये इस तरह से लगना स्टार्ट हो जाता है गजरेला, उसका मतलब है कि तकरीबन हमारा गजरेला अनम सबसे एंड में आती है हमारे शो में, और जो भी रेसिपी बनाती हैं वो उसी टाइम के बीच में बस फटाफट बना देती हैं। हाँ। और ये गजरेला भी अनम लास्ट में आई थी, लास्ट सेगमेंट से पहले लास्ट में आई थी। मेरा ख्याल है कि 11:30 बजे के बाद 11:20 पे मैं बाहर खड़ी थी, और उसके बाद 11:30 बजे तक तकरीबन इतनी देर में जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला जो है वो इज्जत रख लेता है कि ये चीज जो है उसी वक्त तक तैयार हो जाती है। बिल्कुल सिंपल। मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया था। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि दूध की क्वांटिटी जो है डबल है टुवर्ड्स जो गाजर है इसके अंदर। मैंने 2 किलो इसके अंदर दूध लिया था, 2 किलो जो है दूध के बाद उसको बॉईल कर लिया। साथ ही मैंने उसके अंदर तकरीबन 3 पाव के करीब, मतलब किलो भी नहीं, 3 पाव के करीब या आधा किलो जो है आप इसके अंदर गाजर डालें। उसको श्रेड कर लिया था, जो श्रेडर की बारीक वाली साइड होती है उससे मैंने उसको श्रेड कर लिया था। और फिर मैंने उसके अंदर दूध में उसको पकने के लिए छोड़ दिया। साथ में मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने जो है ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, इतना पानी डाल के ब्लेंड किया था कि वो हल्के सा जरा दरदरा सा आप कह लें कि थोड़े से उसके जो चंक्स हैं चावलों के वो मुंह में आए आपके। उसके बाद जो है मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। फिर ये आहिस्ता पकता रहा। पकने के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हाँ जी, जब ये बिल्कुल ही दूध के अंदर जो गाजर है यकजान होने लगे। अच्छा, 2 तरह के जो होते हैं गजरेले होते हैं, वो ये होता है कि या तो अगर आप चाहें तो इस वक्त के अंदर आप इसके अंदर मशीन भी कर सकते हैं, बीटर से इसको थोड़ा सा गाजर को थोड़ा मिक्स करने के लिए थोड़ा खीर वाला टच देने के लिए। नहीं तो गजरेला जो होता है बेसिकली उसके अंदर गाजर जो है वो मुंह में आती है। गाजर का फ्लेवर आता है, गाजर का पूरा फ्लेवर भी आता है और उसका पूरी मतलब चंक्स आते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, जब आपका दूध जो है वो और चावल बिल्कुल यकजान हो जाए, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूध जो है ऊपर वाली सरफेस पे रह जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है चीनी ऐड करनी है। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब चीनी ऐड की है और 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने जो है हमारा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा वो ऐड किया है। और क्योंकि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है उसके अंदर भी चीनी का कंटेंट ज्यादा है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अंदर जो हमदर्द की हनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसका थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा और स्लाइट सा कलर भी टिंच उसमें भी आ जाएगा। हाँ, वो मतलब जाहिर है गाजर का भी रेड कलर है और वो रूह अफ़ज़ा से वैसे ही उसमें वो एक फ्लेवर भी आ जाएगा, वो कलर भी वो आ जाएगा, वो कलर भी आ जाएगा, खूबसूरत सा एक उसकी हो जाएगी। और जो है कंसिस्टेंसी आपने गजरेले की ये रखनी है कि बिल्कुल ही आपने उसका दूध ड्राई नहीं कर देना, क्योंकि जब आपने उसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट ठंडा करने के लिए तो वो बिल्कुल ही जेली की फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल थिक फॉर्म में हो जाएगा। हाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो दूध का कंटेंट, जैसे इसमें आप देख रही हैं कि जितना है कि थोड़ा बहुत दूध हमें। अच्छा, ये जो लास्ट कोई भी ऐसे की जो हंडिया चाहे कहें, मसाला कहें, सालन कहें या कोई स्वीट डिश, जो उसका जो लास्ट टाइम होता है ना वो सबसे ज्यादा कहना है क्रूशल होता है। मतलब आपको उस चीज में डिसाइड करना होता है अब ये इतना रह गया है, अब इसको उतारना है। बिल्कुल, यहाँ तो वो थिक हो जाता है, यहाँ तो वो फिर यहाँ बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आशा, एक और भी बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने कोई भी प्लेट लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा गजरेला डालना है और उसको आपने ड्रॉप करना है। हाँ। जब वो ड्रॉप करते करते रुक जाएगा, इसका मतलब है कि गजरेला अब बिल्कुल डन हो गया है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसको और ज्यादा कुक करने की, क्योंकि और ज्यादा कुक करेंगे तो जेली फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन 2 पैकेट के करीब जो है क्रीम जाएगी। क्रीम है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहिए तो डाल लें। बड़ा मुझे तो लगता है कि गजरेले का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये जो है 1 कप मैंने पहले डाल दी थी। हाँ। और 1 कप जो है अब मैं और जो है ऑन एयर में मतलब जब वो कुक हो रहा था तब 1 कप डाल दिया था और 1 कप अब डाल दिया। 1 कप अब डाल बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो गया। जी बिल्कुल डन हो गया। बस इसके अंदर एक बॉईल जैसे ही आएगा तो मैं गजरेला निकाल लूंगी। अब आप देखिए कंसिस्टेंसी देखिए गजरेले की कितनी अच्छी होगी। ये इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है और फिर आपने इसको जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आपने इसको जो है वो फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से जो है गजरेले की ऊपर वाली जो लेयर है जब उस पर वो जम जाएगा तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। ऐसे ही है। तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आप स्वीडिश खास तौर पे बनाते हुए अगर इनका ध्यान रखें तो स्वीडिश परफेक्ट बनती है। अच्छा, आपको कैसा लगता है गजरेला? मुझे बहुत पसंद है आपको? हाँ, अच्छा, मुझे वैसे ज्यादा जो है वो गाजर का हलवा मुझे पसंद है। गाजर का हलवा पसंद है। गजरेला पता नहीं क्यों मेरे घर में बड़े शौक से खाया जाता है। बड़े खास तौर पे जो मेरी फैमिली है उनको वो कहते हैं खीर बनाने से बेहतर है कि आप गजरेला बना लें। तो मैं जरा थोड़ा सा वैसे मुझे गजरेले की खीर भी अच्छी लगती है। गजरेले की खीर भी अच्छी लगती है। हाँ, वैसे वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा करना चाहें तो इसको शाही जो है गजरेला भी आप इसका बना सकते हैं, या आप इसके अंदर जो है
इसी टाइम के अंदर आप इसके अंदर नट्स ऐड कर दें। जैसे अभी हम ऑफ एयर एक बात कर रहे थे कि अगर आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोए की मैं बात कर रही थी। सिर्फ एक चीज होता है, खोए से थोड़ा सा कलर जो है वो गजरेले का थोड़ा येलो टोन में चला जाता है, क्योंकि गजरेले का एक कपड़ा भी क्योंकि खोया थोड़ा सा ऑयल भी शायद छोड़ता है। जी बिल्कुल, तो उस वजह से भी उसकी वो थोड़ी खोया डालने के बाद आपने ज्यादा देर जो है उसको कुक नहीं करना। तो ये जो है हमारा, बल्कि अभी भी इसको वो ये बात हो गई ना, उबाला वो जो एक है वो आ गया है, वो बॉयल बिल्कुल ये बॉयल आ गया। हाँ। अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये साथ साथ जो है ना इसकी छींटे भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है बिल्कुल निशानी होती है कि जो है हमारा गजरेला वो रेडी हो गया। बल्कि वो जब बिरयानी का मसाला बना रहे होते हैं तब भी कहते हैं कि जब उसकी छींटे उड़ना शुरू हो जाए इसका मतलब वो रेडी हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये उसके लिए कही जाती है खीर के लिए, जब खीर के स्प्लैशेस आना शुरू हो जाए वो लम्हा होता है कि अब बस मुझे हाथ बचा लो और मुझसे बच जाओ। तो ये जी, बल्कि ज्यादा बेहतर बात है मुझसे बच जाओ, मुझसे बच जाओ। अच्छा जी, ऊपर जो है मैं इसके ऊपर ये बादाम थोड़े से गार्निश करेंगे। तो ये जो है इसके ऊपर बादाम चले गए। अच्छा, आपने सारे मतलब मैंने कुछ जो है रखे साबुत बादाम और कुछ जो है उसके कटिंग वाले बादाम डाले आपने, कटिंग वाले बादाम रखे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, आप वो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, चांदी के वर्क जो है ये बिल्कुल हमारे पैनल वाले सुन रहे होंगे, मैंने कहा था कि चांदी के वर्क जरूर आने चाहिए, क्योंकि चांदी के वर्क के बगैर जो है गजरेला वो बिल्कुल अधूरा लगता है। अच्छा,